मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज लोकसभा के बारे में आगे की चर्चा करें। इसमें सबसे पहले देखते हैं लोकसभा की सदस्यता की योग्यता क्या होनी चाहिए। संविधान लोकसभा की सदस्यता के लिए कुछ योग्यताओं को निर्धारित करता है, जिसमें सबसे पहले है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक प्राकृतिक भी हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है। दूसरी योग्यता, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। तीसरी योग्यता है कि उसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। कहना चाहिए कि भारत में जितने भी चुनाव निर्वाचन आयोग के निर्देशन में किए जाते हैं, इन सभी के लिए यह अधिनियम मूल आधार के रूप में काम करता है और इसी अधिनियम के अंतर्गत पूरे भारत भर में चुनाव होते हैं। तो इस अधिनियम के अंतर्गत अनेक प्रकार की शर्तें हैं, अनेक प्रकार के नियम की व्यवस्था की गई है। इसके अनुरूप उस व्यक्ति को योग्य होना चाहिए। ये न्यूनतम योग्यताएं हैं और इन न्यूनतम योग्यता जिसके पास होगी वह व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। इन दिनों जब अनेक प्रकार के केसेस, अनेक प्रकार के प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में पेश किए गए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया कि जो भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है उसे, या विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, उस व्यक्ति को अपने बारे में जनता को यह बताना पड़ेगा कि उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है, उसके पास कितनी चल और अचल संपत्ति कितनी है, और उसके विरुद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उसके विरुद्ध कितने मामले न्यायालय में लंबित हैं, कौन कौन से मामले चल रहे हैं और कितने मामलों में उसको सजा वगैरह हो चुकी है। इन सभी चीजों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये सब चीजों के बारे में जानने का अधिकार नागरिकों को है। इसलिए कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ना चाहता है वह इसके बारे में विस्तार से जानकारी देकर के एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा और तब जाकर के वह चुनाव लड़ सकता है। इसके पहले भारत में एक महत्वपूर्ण अधिनियम बना था जिसे दल बदल निषेध अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में 52वें संशोधन के द्वारा किया गया था और इसके लिए संविधान में एक नई अनुसूची, 10वीं अनुसूची डाली गई। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची की स्थापना 1951 में की गई। 10वीं अनुसूची को 1985 में सम्मिलित किया गया। 11वीं और 12वीं अनुसूची को, जिसके अंतर्गत क्रमशः पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका अधिनियम की व्यवस्था, नगरीय प्रशासन की व्यवस्था, इन दोनों की व्यवस्था संविधान के 11वें और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत की गई है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल निषेध अधिनियम का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति दल बदल अधिनियम के अंतर्गत कब आ सकता है? वस्तुतः 1967 में एक गयालाल नाम का विधायक था हरियाणा में। वह एक दिन में 3 बार दल बदला, एक दिन में, और वहां से भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि आया राम और गया राम की राजनीति शुरू हुई। आया राम गया राम मतलब कि व्यक्ति चुनाव में जीतने के बाद, विधायिका का सदस्य बनने के बाद, चाहे विधायिका में लोकसभा राज्यसभा हो चाहे राज्य विधानमंडल के कोई भी सदन हो, चुनाव लड़ने के बाद कोई व्यक्ति दल बदल कर सकता था। और इतने ज्यादा दल बदल भारत में होने लगे कि अनेक सरकारों का इससे पतन हुआ। लोगों ने केवल 2 प्रलोभन, एक मंत्री पद का प्रलोभन और दूसरा राशि का,
या पैसा का प्रलोभन, इन दो प्रलोभनों से प्रेरित होते हुए सैकड़ों विधायकों ने, सांसदों ने दल बदल किया और अपने स्वार्थ को पूरा किया। जिस दल की टिकट लेकर के ये लोग लड़ते थे, चुनाव जीतते थे, ये अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए अपने उस दल को छोड़ करके मन मर्जी जिस दल में चाहे सम्मिलित हो जाते थे। यह जनता के प्रति विश्वासघात माना गया। सामान्य रूप में हम अपने देश में देखते हैं कि एक मतदाता जब वोट देने जाता है तो वह व्यक्ति को कम देखता है, राजनीतिक दलों के आधार पर वह वोट देता है। उसके मन में एक धारणा है कि अमुक दल इस प्रकार की प्रवृत्ति का है, हम उसको वोट देंगे, अमुक दल इस प्रकार का है, हम उसको वोट नहीं देंगे। ठीक है कि व्यक्ति मतदाता कैंडिडेट्स को भी देखता है, लेकिन कैंडिडेट का प्रभाव कम होता है, दल का प्रभाव अधिक होता है। और जब एक अभ्यर्थी किसी दल की टिकट लेकर के चुनाव में विजयी होता है तो उसे उसी दल में उस कार्यकाल तक अवश्य ही रहना चाहिए, क्योंकि जनता ने उस दल पर अपना विश्वास व्यक्त करके उस अभ्यर्थी को वोट दिया है। लेकिन जब बहुत ज्यादा आयाराम गयाराम की राजनीति होने लगी, तब 1985 में राजीव गांधी सरकार ने 52वां संशोधन करके 10वीं अनुसूची को उसमें सम्मिलित किया। दल बदल के बारे में बहुत ही मजेदार बात हुई कि भजन लाल नाम के एक मुख्यमंत्री थे हरियाणा में, कांग्रेस के थे। तो कांग्रेस के थे, हरियाणा में शासन कर रहे थे। इसी बीच जब केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो भजन लाल और उसको पूरे मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से दल बदल करके जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। इसके 2.5-3 साल के बाद जब जनता पार्टी का पतन हुआ तो फिर से भजन लाल के मंत्रिमंडल ने अपना पूरा सामूहिक दल बदल करके फिर से कांग्रेस में वापस चले गए। तो जैसे भजन मंडली एक बार कांग्रेस में, फिर जनता पार्टी में, फिर जहां से आए थे वहां पर फिर वापस। तो इस प्रकार से दल बदल होता है तो जनता के प्रति विश्वासघात माना जाता है। तो इसको रोकने के लिए 1985 में 52वां संशोधन किया गया और दल बदल के बारे में कुछ नियम बनाए गए। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई व्यक्ति जिस दल की टिकट लेकर के चुनाव में विजय प्राप्त किया है, चुनाव जीता है, यदि वह उस दल को स्वेच्छा से छोड़ देता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति पार्टी व्हिप का उल्लंघन करके किसी दूसरे प्रकार से वोट देता है, पार्टी व्हिप ये क्या है? व्हिप का मतलब होता है WHIP, व्हिप का मतलब होता है कोड़ा। जिस प्रकार से तांगे को चलाने के लिए घोड़ा जोता जाता है, उस घोड़े को नियंत्रित करने के लिए वो तांगावान एक चाबुक रखता है, उससे घोड़े को कंट्रोल करता है। यदि घोड़ा अनियंत्रित होता है तो चाबुक मार करके उसको लाइन पर लाता है। तो ये व्हिप मतलब चाबुक। इस व्हिप का प्रयोग संसद में सदस्यों को वोट देने के लिए और अमुक पक्ष में या विपक्ष में देने के लिए उनको निर्देशित किया जाता है। प्रत्येक दल में सदन के अंदर एक पार्टी व्हिप होता है, मतलब उस दल के एक व्यक्ति को व्हिप नियुक्त किया जाता है दल के द्वारा। जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर या किसी भी विषय पर कोई चर्चा हो रही हो, जब मतदान का समय आता है तो पार्टी व्हिप मतलब वह अधिकारी अपने दल के सदस्यों को निर्देशित करता है कि वे अमुक प्रस्ताव या विधेयक के पक्ष में या विपक्ष में वोट डालें, और दल का प्रत्येक सदस्य उसके निर्देश के अनुरूप अपना वोट डालता है। दल बदल अधिनियम निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए उसके विपरीत वोट डालता है और
दल उसको 15 दिन के अंदर क्षमा प्रदान नहीं करता तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद यदि कोई निर्दलीय व्यक्ति किसी दल में सम्मिलित हो जाता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद, मनोनयन के शपथ ग्रहण करने के 6 महीने के बाद किसी दल में सम्मिलित होता है तो उसकी भी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन आगे चल करके इसमें एक प्रावधान और किया गया। यदि किसी दल के 1/3 सदस्य उस दल से संबंध तोड़ लेते हैं तो उसको एक नए गुट या नए दल के रूप में स्पीकर मान्यता देगा, 1/3। इसके अलावा यदि किसी दल के यदि कोई दल किसी दूसरे दल में अपने आप को विलीन कर देता है, एक मतलब 2 दलों का विलय हो जाता है और उस एक दल के कम से कम 2/3 सदस्य विलय के पक्ष में हैं, तो विलीनीकरण होने पर, 2 दलों का विलीनीकरण होने पर दल की सदस्यता, सदन की सदस्यता बनी रहेगी। देखिए, यहां पर एक भारतीयों को एक मौका चाहिए होता है, बहाना चाहिए होता है। 1/3 सदस्य यदि किसी दल छोड़ देते हैं तो उसे दल बदल अधिनियम के अंतर्गत के दायरे में नहीं माना जाता। मतलब एक सीधी सी बात है, पहले ये काम चिल्हर के रूप में होता था, अब थोक भाव से होने लगा है। पहले एक व्यक्ति दल बदल करता था, अब थोक भाव से दल बदल हो रहा है। पहले 1 लाख रुपए में, 1 करोड़ रुपए में या 10 लाख में काम चल जाता था, अब करोड़ों रुपए का वारा न्यारा हो जाता है केवल दल बदल करवाने के लिए। तो पहले चिल्हर होता था, अब थोक भाव से दल बदल होता है। पहले भ्रष्टाचार कम था, अब दल बदल के कारण भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। तो ये दल बदल अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई सदस्य इसके दायरे में आता है तो उसके सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके बाद अपवाद के अंतर्गत यदि दूसरे दल में विलय हो जाता है और उसके 2/3 सदस्य यदि सहमत हैं तो दल की सदस्यता यथावत बनी रहेगी। और ये व्यवस्था 1990 में 90वें संशोधन 2003 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। और 1/3 दल यदि छोड़ते हैं तो उसको भी दल बदल के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। एक बात और, यदि सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मतलब लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अथवा राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा का वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष, इसी प्रकार से विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यदि वे दल छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। क्योंकि इंग्लैंड में यह प्रथा है कि जो व्यक्ति स्पीकर के पद पर निर्वाचित होता है वह अपने दल की सदस्यता को छोड़ देता है ताकि वह सदन में न केवल निष्पक्ष रहे अपितु लोगों को निष्पक्ष दिखे। तो वह अपनी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे देता है। तो उसी के संदर्भ में भारत में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इस दल बदल अधिनियम के अंतर्गत छूट दी गई है। यदि वे चाहें तो अपने दल की सदस्यता को छोड़ सकते हैं। लेकिन आज तक कोई भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या वाइस या डिप्टी चेयरमैन आज तक अपने दल को नहीं छोड़े हैं। क्यों? क्योंकि दल की सदस्यता को छोड़ देते हैं तो उनका आगे का रास्ता खत्म हो जाता है। क्योंकि जब तक दल समर्थन नहीं होगा तब तक वो दोबारा चुनाव में जीत करके नहीं आ सकते। तो कौन व्यक्ति अपने आप को अपने पैरों में जानबूझ करके कुल्हाड़ी मारेगा? तो इसलिए भारत में कोई भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अपने दल को नहीं छोड़ते हैं। हाँ, ये ठीक है कि वे दल की जो गतिविधियां हैं उसमें भाग नहीं लेते, लेकिन दल नहीं छोड़ते। अब देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त है कि उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब क्या है?
इसको संविधान परिभाषित नहीं करता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसको परिभाषित किया है। लाभ का पद का मतलब है यदि किसी व्यक्ति को नियमित रूप से आय की प्राप्ति होती है या वेतन के रूप में उसको कोई नियमित रूप से उसको यदि वेतन मिलता है तो उस पद को लाभ का पद माना जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी पद संसद का सदस्य रहते हुए किसी ऐसे पद में भी काम करता है जहां पर उसे मानदेय मिलता है, ऑनरेरियम मिलता है, पारिश्रमिक नहीं मिलता, वेतन नहीं मिलता, या वाहन भत्ता मिलता है, या प्रतीकात्मक रूप से एक राशि दी जाती है, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। कि उसके सामान्य खर्च के लिए, कि मान लीजिए कभी वो उसकी मीटिंग में गया तो मीटिंग के लिए उसको कुछ राशि दी गई, ये उसने कार से दौरा किया तो कार के वाहन भत्ता दिया गया, या वो किसी सम्मेलन में भाग लेने गया तो उसके लिए कुछ प्रतीकात्मक रूप से कोई राशि दी गई, ऑनरेरियम दिया गया, तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति को अन्य किसी संस्थानों से नियमित रूप से वेतन मिलता है तो उसे लाभ का पद माना जाता है। एक मजेदार बात हुई जया बच्चन के बारे में। जया बच्चन समाजवादी दल की ओर से राज्यसभा के सदस्य थे और इसी के साथ ही वे उत्तर प्रदेश फिल्म निगम की अध्यक्ष भी थी। तो इधर राज्यसभा के सदस्य थी, उधर फिल्म निगम की भी अध्यक्ष बन गई। वो पद लाभ का पद था और वो वहां से नियमित रूप से वेतन भी प्राप्त करती थी। लोगों ने इसकी शिकायत राष्ट्रपति से की। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग का परामर्श लिया। चुनाव आयोग ने यह पाया कि जया बच्चन लाभ के पद पर कार्यरत हैं, इसलिए उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया गया। राज्यसभा की सदस्यता उनकी खत्म हो गई। मामला पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह तय किया कि जया बच्चन लाभ के पद पर कार्यरत थी, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त किया जाना गैर कानूनी नहीं है, बिल्कुल संवैधानिक है। इस बीच कांग्रेसी सरकार ने क्या किया, जब यूपीए की सरकार थी उसने क्या किया, एक विधेयक तैयार किया जिसमें लाभ के पद को परिभाषित किया गया था और अपने अपने जो भी सदस्य थे, कांग्रेस के जितने सदस्य थे जो यहां वहां पर काम कर रहे थे, इन सभी पदों को लाभ का पद नहीं माना गया और शेष पदों को उसने लाभ का पद मान करके एक विधेयक तैयार किया। दोनों सदनों से पास भी हो गया। जब विधेयक राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के पास हस्ताक्षर के लिए पहुंचा तो उसमें डॉक्टर कलाम ने वीटो किया, निषेधाधिकार का प्रयोग किया, आपत्ति जताई कि यह विधेयक पक्षपातपूर्ण है, इसको ठीक करिए। लेकिन उसके बाद उस विधेयक को संसद ने दोबारा विचार नहीं किया। अभी तक के इतिहास में केवल डॉक्टर अब्दुल कलाम ही एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने संसद से पारित विधेयक पर वीटो का इस्तेमाल किया था। ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद अनर्हता। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति सदन की सदस्यता के अयोग्य हो गया है तो जब राष्ट्रपति को इसकी सूचना, मान लीजिए ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो वह शिकायत राष्ट्रपति को संदर्भित की जाती है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सहायता से इस प्रकरण पर अपना निर्णय लेता है। मतलब जब ऐसी कोई शिकायत मिलती है कि कोई सदस्य सदन की सदस्यता के अयोग्य है तो राष्ट्रपति उस प्रकरण को चुनाव आयोग को देता है। चुनाव आयोग उसकी पूरी इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति फिर उस पर हस्ताक्षर करके उस सदस्य को सदन के सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करते हैं और इस प्रकार से उस सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इसमें कौन कौन से कारण हैं? जैसे यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति चुनाव में भ्रष्टाचार किया, मान लीजिए कोई चुनाव में जीत गया और जीतने के बाद उसने चुनाव खर्च का हिसाब किताब नहीं किया, हिसाब किताब चुनाव आयोग के सामने नहीं दिया। एक बात ध्यान रखिए कि चुनाव आयोग हर चुनाव के पहले
उस चुनाव में अभ्यर्थियों के द्वारा खर्च की जाने वाली अधिकतम राशि तय करता है और उसके अधीन रहते हुए प्रत्येक कैंडिडेट अपना खर्च करता है दिखाने के लिए। वैसे तो खर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका हिसाब किताब पूरा मेंटेन होना चाहिए। आजकल तो हर निर्वाचन क्षेत्र में ये ऑडिट होता है और ऑब्जर्वर भी होते हैं जो ये देखते हैं कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कैंडिडेट को रोज का रोज अपने खर्च का हिसाब देना पड़ता है। और यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकारी सेवा से बर्खास्त होकर के फिर चुनाव लड़ गया और जीत गया और सदस्य बन गया, ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध भी अयोग्यता का मामला बनता है। और यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति लाभ के पद पर काम करता है, सदन का सदस्य होने के बाद भी लाभ के पद पर नहीं हो सकते आप, तो उसकी अयोग्यता साबित हो जाती है और राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों को सदन के सदस्यता के अयोग्य घोषित करता है। फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, भारत में ऐसा होता है और यह सब राजनीतिक दलों की करतूत है कि एक कैंडिडेट, एक व्यक्ति 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। चुनाव आयोग इसमें कुछ नहीं कर सकता। राजनीतिक दल अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर के इस व्यवस्था को बनाए रखे हुए हैं। जब 2 चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है कोई व्यक्ति लोकसभा के लिए, तो स्वाभाविक है वह एक ही जगह का प्रतिनिधित्व कर सकता है, दूसरे जगह का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। उसको दूसरे जगह से त्याग पत्र देना पड़ता है। दूसरे जगह से यदि वह त्याग पत्र नहीं देता, इसके लिए 10 दिन का टाइम होता है। इस 10 दिन के अंदर यदि उसने एक जगह की सदस्यता को नहीं छोड़ा तो उसकी दोनों जगहों से सदस्यता निरस्त मानी जाती है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति एक सदन का सदस्य है और दूसरा सदन के लिए भी निर्वाचित हो गया, तो उसे भी अपने सदन की सदस्यता को छोड़ना पड़ेगा। पहले सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा उसके दोनों सदन की सदस्यता जाएगी। तो क्योंकि नियम यह है कि एक व्यक्ति एक बार में दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, चाहे विधानसभा लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा लोकसभा हो। ये इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन तक लगातार लोकसभा की अधिवेशनों से बैठक से अनुपस्थित रहता है, लेकिन मान लीजिए बीच में 4 दिन का सत्र अवसान हो गया, छुट्टी हो गई 4 दिन के बीच में, तो उसको नहीं माना जाता। लगातार 60 दिन तक यदि सेशन चल रहा है और यदि कोई सदस्य लगातार अनुपस्थित है तो उसकी भी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि मान लीजिए उसने अनुमति लेकर के अनुपस्थित रहना चाहा है तो अनुमति मिलने पर उसके सदन की सदस्यता नहीं जाएगी। इसके बाद शपथ ग्रहण। सदन के लोकसभा का चुनाव हो जाने के बाद राष्ट्रपति उन्हीं सदस्यों में से, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, नवनिर्वाचित सदस्यों में से जो प्रायः वरिष्ठतम सदस्य होता है, उसको राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। इसके लिए प्रधानमंत्री परामर्श देता है, मंत्रिपरिषद अपना बैठक में तय करती है मंत्रिपरिषद कि अमुक व्यक्ति सर्वाधिक वरिष्ठ है, इसलिए उसको प्रोटेम स्पीकर के पद पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। स्पीकर एक बार स्पीकर बन जाने के बाद उसका कार्यकाल अगली लोकसभा, मान लीजिए लोकसभा में स्पीकर काम कर रहा है, स्पीकर लोकसभा का विघटन हो गया तो सभी सदस्यों की सदस्यता तो खत्म हो गई, लोकसभा भंग, सदस्यता खत्म, लेकिन स्पीकर अपने पद पर बना रहता है। स्पीकर का कार्यकाल अगली लोकसभा के गठन और प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक, प्रथम अधिवेशन के प्रथम दिन के ठीक पहले तक उस पुराने स्पीकर का कार्यकाल होता है। और जैसे ही लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ
शुरू होते ही उस पुराने स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो अब लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा की अध्यक्षता अस्थायी रूप से करने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर एक वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। उस अस्थायी अध्यक्ष को राष्ट्रपति सदन की सदस्यता की शपथ दिलाता है, मतलब वह राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है लोकसभा की सदस्यता की। फिर राष्ट्रपति के निर्देश पर वह प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के अधिवेशन के पहले दूसरे दिन तीसरे 1-2-3 दिन तक वह लोकसभा की अध्यक्षता करता है। अध्यक्षता करते हुए वह सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। शपथ दिलाने के बाद वह नए स्पीकर का चुनाव करवाता है और नया स्पीकर जब चुन लिया जाता है तो उसको वह अपनी सीट मतलब स्पीकर की सीट पर बिठाता है और अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है। फिर वह एक सामान्य सदस्य के रूप में सदन में बैठता है। ये प्रोटेम स्पीकर का काम है। आगे वेतन भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसमें वेतन भी होते हैं, भत्ते अधिक होते हैं और कितना वेतन मिलता है ये समय समय पर बदलते रहता है, लेकिन इतना मानिए कि इनका वेतन कम रहता है। भत्ते अधिक होते हैं और भत्तों पर इनकम टैक्स नहीं लगता। और आगे गणपूर्ति का मतलब सदस्यों की न्यूनतम संख्या जिनके उपस्थित होने पर ही सदन की कार्यवाही वैध मानी जाती है, उसको गणपूर्ति कहते हैं। तो भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद इन सब के लिए एक सामान्य सी गणपूर्ति है कुल सदस्य संख्या का 1/10, 10वां भाग, मतलब कि 100 में 10 लोग जब सदन में उपस्थित हों तो सदन की कार्यवाही वैध मानी जाएगी। यदि मान लीजिए सदन की कार्यवाही चल रही है, 543 है लोकसभा की सदस्य संख्या, तो इसके हिसाब से 54.3 मतलब 54 सदस्यों की उपस्थिति लोकसभा में आवश्यक है। लेकिन मान लीजिए कभी 54 सदस्य भी उपस्थित नहीं हुए और किसी सदस्य ने इस ओर पॉइंट आउट किया तो स्पीकर गणपूर्ति की घंटी बजाता है। भाई जितने भी सदस्य आसपास घूम रहे हैं, चाय पीने गए, इधर उधर गए हैं, वो सब सदन में आ जाएं। और जब 54 कम से कम सदस्य उपस्थित हो जाते हैं तब सभा की कार्यवाही फिर आगे चलती है, उसको गणपूर्ति कहते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी विधानसभा के सदस्यों की संख्या 100 से कम है, जैसे गोवा विधानसभा की संख्या 40 है, तो क्या यहां पर 4 लोग गणपूर्ति के लिए होंगे? नहीं, कम से कम 10, चाहे संख्या जितनी भी कम हो, कम से कम 10 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए आवश्यक मानी गई है। ये लोकसभा के बारे में योग्यता और निर्योग्यता, सदस्यता की समाप्ति, इन चीजों के बारे में चर्चा हुई। आगे की चर्चा अगली बार होगी। आपको धन्यवाद।